वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और कल आपसे वादा किया था मैंने कि बहुत जल्दी दूसरा लेक्चर भी कोई एडवांस इकोनोमेट्रिक मेथड्स के स्टूडेंट्स को मैं दूंगा को इंटीग्रेशन पे। और एक छोटी सी चीज़ जो स्टेशनरी से संबंधित दो फिगर्स थी वो छूट गई थी और उसकी वजह से मुझे ये लेक्चर थोड़ा जल्दी तैयार करके आपके सामने रखना पड़ रहा है। और वो फिगर्स के बारे में भी बताएंगे जो कल मैंने स्टेशनरिटी के संबंध में आपके आगे रखी थी। ये लेक्चर शुरू करने के पहले जैसे कल मैंने एक लेक्चर अपना प्रोफेसर एस.पी. दीक्षित सर को डेडिकेट किया था। एक हमारे और टीचर हैं, बहुत लंबे समय तक हेड रहे विभाग में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1978 से 1992 तक प्रोफेसर अन्य श्रीवास्तव सर हमारे हेड रहे। और उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अंतिम वक्त तक वो अपने एकेडमिक से जुड़े रहे और उन्होंने इकोनॉमिक्स को भागवत से लिंक करने की कोशिश की है कि जो इकोनॉमिक्स है बेसिकली ये केवल वेल्थ अटेनमेंट का मीन्स नहीं है, इट शुड बी अ मीन्स टू अटेन ह्यूमन वेलफेयर। और बिल्कुल उन्होंने लास्ट वक्त पे यानी जब उनकी डेथ हुई उससे थोड़ा पहले उन्होंने अपनी एक किताब रिलीज की थी इस पर, और वो हम लोगों ने डिपार्टमेंट में ही रिलीज कराई थी। तो बहुत बड़ी एन.एन. श्रीवास्तव सर की देन है इस विभाग को। और एक लाइब्रेरी भी उन्होंने अपने हाथ से बनाई हुई थी लोगों से पैसा कलेक्ट करके। और बहुत सी किताबें जो लाइब्रेरी में अभी भी होंगी, हो सकता हो वो उन्होंने उस समय ली हो, और जो भी नई किताब आती थी अच्छी वो तुरंत उसको परचेज करके लाइब्रेरी में रखवाते थे। तो एक वीडियो और है, प्रिजनर्स डिलेमा एंड फोक थ्योरम, जो मैंने आप लोग के लिए बनाया था, वो भी काफ़ी व्यूज उसके हो गए। इट इज़ अबव 500। आई विश टू डेडिकेट दैट वीडियो टू प्रोफेसर एन.एन. श्रीवास्तव सर। और उनका नाम मैंने इसलिए भी लिया कि 1987 में यहाँ पे 4 लोगों की एक साथ नियुक्ति हुई, जिसमें हम हैं, अरविंद मोहन, डॉक्टर अरविंद मोहन जो भी हेड सर हैं, और प्रोफेसर ए.के. वाजपेयी और प्रोफेसर राकेश कुमार। प्रोफेसर ए.के. वाजपेयी और प्रोफेसर राकेश कुमार जी रिटायर हो गए, लेकिन हमारा सौभाग्य रहा कि उनके साथ हमने इकोनोमेट्रिक्स पढ़ाई। और दोनों टीचर, प्रोफेसर ए.के. वाजपेयी, प्रोफेसर राकेश कुमार जी और हम, और एक और टीचर हैं प्रोफेसर वाई त्यागी, अभी आजकल बॉम्बे में हैं, बीच बीच में लखनऊ भी आते रहते हैं वो। इकोनोमेट्रिक्स को यहाँ हम 4 लोग शेयर करते थे। और एन.एन. श्रीवास्तव सर से सभी बहुत परिचित थे क्योंकि हम लोग का रुझान एकेडमिक्स रहता था और उनसे अक्सर बातचीत होती थी। और त्यागी सर भी रिटायर हो गए, वाजपेयी सर भी रिटायर हो गए, और राकेश सर भी रिटायर हो गए। अभी विभाग में हम हैं, अरविंद मोहन जी हैं, उनके जो नियुक्त हुए लोगों में हैं। और कई बार ये लगता है कि अब हम लोग भी रिटायर होंगे तो, लेकिन विभाग इसी तरह से चलते रहेंगे। और एक नीरज जी की कविता याद आ रही है, क्योंकि मेरे जो कुछ अच्छे पोएट्स हैं या जो गजल लिखने वाले हैं, उनमें डॉक्टर बशीर बद्र का नाम मैंने पहले लिया था और नीरज जी का नाम आज आपके आगे ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ के बहुत से लोग अब यहाँ टीचर रिटायर हो गए हैं। एक नई पौध आ रही है, उसमें संजीव जी है, कैथल जी हैं, और रोले जी हैं। नए टीचर्स के आपको तमाम लोग उसमें मिलेंगे। और नीरज जी की कविता मुझे यह याद आ रही है, अब ना वो दर्द, अब ना वो दर्द, ना वो दिल ना वो दीवाने रहे। अब ना वो दर्द, ना वो दिल ना वो दीवाने रहे। अब ना वो साज, ना वो सोज, ना वो गाने रहे।
अब न वो साज न वो सोज न वो गाने रहे, साकी तू यहाँ, साकी तू अब भी यहाँ किसके लिए बैठा है, साकी तू अब भी यहाँ किसके लिए बैठा है, अब ना वो जाम ना मैं ना वो पैमाने रहे, अब ना वो जाम ना मैं ना वो पैमाने रहे। साकी तू यहाँ किसके लिए बैठा है, सच पूछे तो साकी मैं आपके लिए बैठा हूँ। आप जो स्टूडेंट हैं, टीचर के साथ इतना बड़ा परिवार है कि शायद दुनिया में और कोई ऐसा पेशा नहीं जहाँ इतना बड़ा परिवार एक इंसान के साथ जुड़ा हो। ये बहुत बड़ी चीज है कि इतने बड़े परिवार के साथ हम जुड़े हैं और इसीलिए हम बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए आज सुबह, क्योंकि 4 बजे उठ के, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग में कम से कम 5 घंटे लगते होंगे, 6 घंटे अपलोड करने तक, यानी जब से तैयारी होती है और अपलोड करने तक। और ये एक इतना लंबा टाइम है कि इसको निकालना बहुत आसान काम नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि आज सुबह उठ के पहले इस रिकॉर्डिंग को तैयार कर दूं, क्योंकि फिर बीच बीच में मान लो कोई छोटा काम आए तो आप रिकॉर्डिंग से हट नहीं सकते, एक बार आप व्यस्त हो जाए। और ये जो नीरज जी की कविता अभी आपको सुनाई, इसी में 4 लाइन और आ गए हैं, वो भी सुन लीजिए। एक विजन आपको दिखाई देगा एक ऐसे इंसान का जिसने लंबे समय तक हिंदी काव्य पाठ से अपना नाता रखा हो। दुखते हुए, अगली 4 लाइनें हैं, दुखते हुए जख्मों पे हवा कौन करे, दुखते हुए जख्मों पे हवा कौन करे, इस हाल में जीने की दुआ कौन करे। ये जो है, इस हाल में जीने की दुआ कौन करे, बीमार है खुद ही जब हकीमे अहले वतन, बीमार है खुद ही जब हकीमे अहले वतन, फिर तेरे मरीजों की दवा कौन करे। तो आज जो हेल्थ वर्कर्स पे अटैक हो रहा है, लोग उन्हें घरों में सुनने को ये मिल रहा है, घरों में नहीं आने देते कि ये कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो कई बार ये लगता है कि उनका विजन उस समय जो था, उनको भी नहीं पता रहा होगा कि एक स्थिति आज ऐसी भी आएगी जहाँ पे हेल्थ वर्कर्स पे लोग अटैक करेंगे जो बीमार लोगों का इलाज कर रहे हैं। बड़ी दुख की बात है, ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए और हम लोग को देखना चाहिए कि वो हेल्थ वर्कर्स जो हैं, दे आर नेक्स्ट टू गॉड और वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। बट ये कविता मैंने इसलिए सुनाई कि एक जो पोएट हैं उसके विजन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी मुझे मौका लगता है नीरज जी को मैं अक्सर सुनता हूँ, बशीर वद साहब को भी अक्सर सुनता हूँ और इसलिए काफ़ी कुछ उनके अनुभवों से, उनको लेखे से भी मैंने सीखा है और उसमें से बीच बीच में से आपसे कुछ मैं शेयर भी करता रहता हूँ। और एक इसका ये भी कारण है कि आप ये मत सोचेगा कि मुझे कोई शेर सुनाने का या शायरी सुनाने का शौक है और मैं शायर हूँ या मुझे अच्छा लगता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि लेक्चर अगर हम एकदम से शुरू कर दें तो वो भी ठीक नहीं है, आपके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है और उस माहौल को बनाने में इन सब चीज़ों का बड़ा योगदान है। और आज जो विषय कवर किया है वो को इंटीग्रेशन है, एडवांस इकोनोमेट्रिक मेथड्स के स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है को इंटीग्रेशन, और इसको मैंने इसलिए टेकअप किया है कि जो मॉडर्न थीम्स है टाइम सीरीज एनालिसिस की, उसमें को इंटीग्रेशन जो है इट इज हाईली कनेक्टेड विद द एर्मा मॉडल, विद द कंसेप्ट ऑफ स्टेशनैरिटी। और ये दोनों के बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि बहुत से भेद इकोनोमेट्रिक्स की किताबों को के आपको बाद में नहीं पता चल पाएंगे, क्योंकि अब आप सेम 4 के स्टूडेंट्स हैं, इसके बाद आप कुछ कंपटीशन में जाना चाहेंगे, कुछ लोग हो सकता है हायर एकेडमिक्स में आए तो वहाँ उनको वो चीज़ सीखने को मिले, लेकिन जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो ये कंसेप्ट आपकी नॉलेज में होने चाहिए। मान लो कोई सवाल कभी पूछ ले और आप उत्तर ना दे पाए तो मेरे लिए भी ये शर्म की बात होगी, आपके लिए तो होगी शर्म की बात कि सर ने नहीं बताया होगा। और पढ़ने की जहाँ तक बात है, स्वतः पढ़ने का एक माहौल होता है। आज हम लोग की स्थिति ऐसी है कि हम लोग घर में कैद हैं और किताबें भी कईयों के पास हों ना हो, तो शायद ये लेक्चर सीरीज ही एक आसरा, एक सहारा है। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बहुत कंसंट्रेट होकर बहुत ध्यान से सुनिएगा,
क्योंकि एडवांस इकोनोमेट्रिक और जो मॉडर्न इकोनोमेट्रिक टाइम सीरीज एनालिसिस है, उनके जो थीम्स हैं वो बहुत सिंपल नहीं है, बहुत आसान नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और मेरी भी कोशिश रहेगी कि हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकें। को इंटीग्रेशन है, इसके कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। कुल मिला के 7 पॉइंट यहाँ पे रखे गए हैं और 7 में से एक पॉइंट है पॉइंट 5, वो केवल आपकी जानकारी के लिए, आपकी नॉलेज के लिए है। उसको जो आप जब नोट्स बनाएं तो उसको बहुत इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें मुझे आपकी जानकारी में लाने के लिए देनी पड़ती हैं, वरना अगर आप किताब भी पढ़ेंगे तो आप भ्रम में पढ़ सकते हैं। और टीचर वही है, गुरु का अर्थ है जो अंधकार दूर करे। और अगर मैं उस अंधकार को कुछ अंश तक भी मिटा पाऊं तो मैं टीचर होने की भूमिका पे गर्व कर सकता हूं। लेकिन इंसान को गर्व नहीं करना चाहिए, ह्यूमिलिटी रहनी चाहिए, लेकिन गर्व इस बात पे है कि मैंने आपकी जिंदगी से कुछ तो अंधकार मिटाया, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कल जो आपसे वादा किया था मैंने कि एक स्टेशनैरिटी का जो कंसेप्ट है वो छूट गया था, और आज उस कंसेप्ट को वो डायग्राम जो थे वो छूट गए थे कल आपसे जो डिस्कस मैंने किया था, और वो डायग्राम सबसे पहले ले लें और फिर हम को इंटीग्रेशन पे चलेंगे। तो सबसे पहले वो डायग्राम, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस स्टेशनरी सीरीज है इंडिया की रियल जीडीपी की, यानी इस सीरीज को मैंने पहली बार डिफरेंस किया है। आप देख सकते हैं इस सीरीज पे ये 0.04 वाली लाइन पे अगर आप जाएं तो लगभग, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये जो साल है लगभग 99-2000 से आगे तक का जो पीरियड है, इसके बाद ये सीरीज थोड़ा सा ड्रिफ्ट की है यहाँ से। ये नियर स्टेशनैरिटी का एग्जांपल है। मैंने बताया था आपको सीरीज परफेक्ट स्टेशनैरिटी नहीं लानी है, क्योंकि फिर पैरामीटर्स के एस्टिमेशन में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आएगी और आपको पैरामीटर्स की वैल्यू और जो सीरीज फोरकास्ट कर रहे हैं उसकी सही वैल्यूज ना मिल पाए। तो हम लोग स्टेशनैरिटी की बात करते हैं। स्टेशनैरिटी का मतलब ये नहीं है कि इट शुड बी परफेक्ट, इट शुड बी नियर स्टेशनरी, ताकि आप ऑटो रिग्रेसिव और मूविंग एवरेज कंपोनेंट्स को के जो पैरामीटर्स हैं उनको अच्छे से एस्टिमेट कर सकें। और यहाँ पे मैंने दूसरी सीरीज भी दिखाई है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद स्लाइड का रोल बैक का प्रोविजन मेरे पास नहीं है। इसमें रिकॉर्डिंग में सबसे बड़ी चीज है, रिकॉर्डिंग कट करनी पड़ेगी और उसको जोड़ने का भी मुझे उतना टेक्नोलॉजी नहीं भी आती कि मैं उसको जोड़ूं, कट करूं, जैसे फिल्मों में आप देखते हैं। इसलिए इस ग्राफ को देखिएगा, ये ग्राफ आपको लगेगा यहाँ तक सीरीज स्टेशनैरिटी है और उसके बाद धीरे धीरे ये स्टेशनैरिटी ड्रिफ्ट करती हुई चली गई है, हल्का सा ड्रिफ्ट है बहुत। और अभी मैं दूसरी स्लाइड दिखाऊंगा, वो लाइन 0 के आसपास मूव करेगी। ये देखिए मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ, इसको आप अपने नजरों में रखिएगा। लेकिन जब आप देखें तो आप YouTube डाउनलोडर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप रोल बैक कर सकते हैं। आपके पास वो टेक्नोलॉजी है, मेरे पास वो टेक्नोलॉजी रोल बैक की नहीं है। ये देखिए, ये सेकंड ऑर्डर यानी एक हायर ऑर्डर की डिफरेंसिंग कर दी गई। अब ये हायर ऑर्डर की जब डिफरेंसिंग की है मैंने, ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेशनरी है, 0 लाइन के आसपास सारी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। अब आप अंतर समझ गए होंगे कि ये परफेक्ट स्टेशनरी है, इसमें पैरामीटर्स का एस्टिमेशन जो है दे विल नॉट बी वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी अप्रोप्रिएट। तो स्टेशनैरिटी सिर्फ वहीं तक रखिएगा जो नियर स्टेशनैरिटी का कंसेप्ट है। अगर आप उससे ज़्यादा डिफरेंसिंग करेंगे तो वो ओवर डिफरेंसिंग कहलाती है, और ओवर डिफरेंसिंग के कॉन्सिक्वेंसेज इकोनोमेट्रिक में ये हैं कि जो पैरामीटर्स की वैल्यूज आप निकालते हैं दे विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो ये जरूर है, आपको 2 स्लाइड कल मेरी वहाँ छूट गई थी और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ये स्लाइड दिखाऊंगा, तो उसी को नज़र में रखते हुए ये स्लाइडें दिखाई गई हैं। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, को इंटीग्रेशन पर।
कि व्हाट इज मेंट बाय को इंटीग्रेशन और इंट्रोडक्शन। मैंने बताया था कुल मिला के 7 पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट पे हम नजर रखेंगे। कुछ पॉइंट्स बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, और एक पॉइंट बहुत बड़ा, पॉइंट नंबर 5, वो केवल आपकी नॉलेज और अवेयरनेस के लिए है। जब आप नोट्स बनाएं आप उस पॉइंट को छोड़ सकते हैं, वो क्योंकि बहुत सी नॉलेज बुक में नहीं दी है, और जहाँ दी है अलग अलग टुकड़ों में दी है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ मैंने रेफरेंसेस भी लास्ट में डाल रखे हैं, लेकिन उतने रेफरेंसेस इस माहौल में पढ़ने का स्टूडेंट के पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन जब फुर्सत हो तो उन रेफरेंसेस को आप जरूर देख सकते हैं। तो पहले तो ये कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है कि 1981 में, यानी 70s में, कल आपको बताया था बॉक्स-जेनकिन मेथड बहुत पॉपुलर हुए थे, और वहाँ पे स्टेशनैरिटी का कंसेप्ट आया था, और उसी स्टेशनैरिटी के कंसेप्ट को यहाँ थोड़ा आगे बढ़ाया गया है, और एक नई थीम ग्रेंजर ने दी 1981 में, यहाँ दिया हुआ है 1981 में को इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है इकोनोमेट्रिक्स की दुनिया में ग्रेंजर ने इंट्रोड्यूस किया 1981 में, और उसके बाद एंजल ग्रेंगर 1987 में एक आर्टिकल लिखा उन्होंने, एंजल यू 1987, फिलिप्स एंड ओलियारिस इन्होंने 1990 में दिया, मैकिनॉन ने क्रिटिकल वैल्यूज दी, और जॉनसन ने जो है ये मल्टीवेरिएट डायमेंशन में को इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। तो ये डेवलपमेंट्स हैं अभी तक को इंटीग्रेशन को लेके, और अभी भी इस पे काम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1981 से शुरुआत हुई, और 2010 में मैकिनॉन ने अपनी क्रिटिकल वैल्यूज को रिवाइज किया। 1991 में जो क्रिटिकल वैल्यूज दी थी उनको रिवाइज किया, और क्योंकि बहुत सी किताबों में ये क्रिटिकल वैल्यूज अभी 2010 वाली है नहीं, किताबों का रिवीजन बहुत टाइम बाद होता है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब तक वो क्रिटिकल वैल्यूज पूरी इकोनोमेट्रिक सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे तब तक वो कंसेप्ट बुक में आना भी आसान नहीं है। तो बुक में भी अभी आपको 91 की वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन एक कंपैरिजन मैंने लास्ट में अपेंडिक्स में दिया हुआ, आपकी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए, और किसी पर्पज उसका नहीं। अब यहाँ इंट्रोडक्शन में आपको नाम बता दिया, ग्रेंजर से शुरुआत हुई, उसके बाद एंजल ग्रेंजर, और लास्ट में जॉनसन का नाम मैंने वहाँ रखा था, जिन्होंने कंसेप्ट ऑफ को इंटीग्रेशन को बढ़ाने में अपनी अपनी भूमिका निभाई है, अपनी अपनी भूमिका अदा की है। अब यहाँ पे हम कंसेप्ट, सेकंड पॉइंट है, मैंने 7 पॉइंट आपसे कहा था, ये सेकंड पॉइंट है, कुछ पॉइंट बहुत छोटे मैंने आपको बोल दिया था शुरू में। कंसेप्ट ऑफ को इंटीग्रेशन पे हम चलते हैं कि को इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। तो अगर मान लीजिए x और y दो सीरीज हैं जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, इफ yt एंड xt आर टू नॉन स्टेशनरी सीरीज, दो सीरीज हैं नॉन स्टेशनरी हैं, यानी अभी दोनों स्टेशनरी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर टाइम सीरीज नॉन स्टेशनरी होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं। तो x और y दो नॉन स्टेशनरी सीरीज हैं, जैसे मान लीजिए कैपिटल फॉर्मेशन है और रियल जीडीपी है, सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, कोई भी आप दो सीरीज ले लीजिए, और इनमें जब आप रिग्रेशन लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो आपको हाई आर स्क्वायर मिलेगा, हाई वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। और जो डर्बिन वॉटसन स्टैटिस्टिक है जो ऑटो कोरिलेशन को बताती है, आपको डर्बिन वॉटसन की स्टैटिस्टिक बहुत लो मिलेगी, वो दिखाएगी हाई ऑटो कोरिलेशन है। तो कई बार ये टेस्ट हम लोग स्पूरियस रिग्रेशन के लिए भी रन करते हैं, ये देखने के लिए कि हाई आर स्क्वायर है और बहुत लो डी है, डर्बिन वॉटसन है, क्योंकि डर्बिन वॉटसन बहुत लो है
जीरो का मतलब ये नहीं है कि ऑटो कोरिलेशन नहीं है, जीरो का मतलब है पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है, क्योंकि डार्विन वाटसन जब 2 होता है तब नो ऑटो कोरिलेशन होता है। तो अगर बहुत हाई स्क्वायर है और बहुत लो डार्विन वाटसन की वैल्यू है तो कई बार इकोनोमेट्रिक्स में हम लोग कहते हैं ये स्पूरियस रिग्रेशन है, यानी ये रिग्रेशन जो है दोनों वेरिएबल्स में सही नहीं है। लेकिन ग्रेंजर ने इस मिथ को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की है, और बहुत ध्यान से सुनिएगा कि किस प्रकार से इस भ्रम को हटाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अगर दो वेरिएबल्स y और x उनमें आर स्क्वायर हाई है और d लो है तो जरूरी नहीं है कि उनमें स्पूरियस रिग्रेशन हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों सीरीज हैं तो नॉन स्टेशनरी, इसमें कोई शक नहीं है, स्टेशनरिटी नहीं है इन दोनों के बीच। लेकिन लॉन्ग रन में ये दोनों सीरीज हो सकता है कि आपस में एक दूसरे से बहुत ड्रिफ्ट ना करे, यानी ये दोनों सीरीज लॉन्ग रन में आपस में एक दूसरे के का जो मूवमेंट है वो लगभग सेम रहे, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो। द सीरीज मे नॉट ड्रिफ्ट ए पार्ट, यानी जो सीरीज है वो एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, उनका जो पैटर्न और मूवमेंट है वो लगभग होमोजेनस रहेगा। और अगर ऐसा है आप ग्राफ बना के देख सकते हैं, अभी आगे हम चित्र आपको देंगे, ग्राफ देंगे, और अगर ऐसा मूवमेंट दिखाई पड़ता है तब हम ये कह सकते हैं कि सीरीज को इंटीग्रेटेड है एक ग्राफिकल इंस्पेक्शन के माध्यम से। तो ग्राफिकल इंस्पेक्शन क्या कहता है कि अगर x और y दो वेरिएबल हैं जिनका मूवमेंट साथ साथ हो रहा है और आपस में वो एक दूसरे से बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सीरीज को इंटीग्रेटेड है। और अगर सीरीज को इंटीग्रेटेड है तो वहां पे फिर स्पूरियस रिग्रेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब उसका कारण क्या है, स्पूरियस रिग्रेशन क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि जब हम उनको रिग्रेस करते हैं, यानी एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे yt इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा xt प्लस ut, तो ये जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं yt और xt के बीच में, तो yt का जो एरर टर्म है मान लीजिए u है और xt का एरर टर्म v है, तो चूंकि इनका मूवमेंट साथ साथ है तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है y और x का, क्योंकि जब हम ये बोल रहे हैं yt इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा xt प्लस ut, तो आप इसको लिख सकते हैं ut इक्वल टू yt माइनस अल्फा माइनस बीटा xt, यानी yt में से आप x2 को बीटा xt को माइनस कर रहे हैं, और इनका एरर टर्म भी माइनस होगा। एक का एरर टर्म मान लीजिए u था, एक का एरर टर्म v था, तो ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, अलग अलग जो सीरीज हैं उनका एरर टर्म, तो उनके एरर टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो इंडिविजुअल सीरीज में जो एक स्टोकेस्टिक ट्रेंड है, रैंडम वेरिएबल की वजह से जो ट्रेंड जो है वो स्टोकेस्टिक है, यानी वो ट्रेंड लाइन से दूर हो रही है सीरीज थोड़ी सी, तो वो स्टोकेस्टिक ट्रेंड कैंसिल हो जाएगा, और उसके कैंसिल होने की वजह से ये जो सीरीज है इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो स्टेशनरी हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत है तो सिर्फ इसको मैं अभी रिपीट भी करूंगा आगे चल के, यानी कई बार x और y जो सीरीज है वो नॉन स्टेशनरी है, लेकिन जब आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इनका जो एरर टर्म है, इंडिविजुअल एरर टर्म दोनों सीरीज में, जिनकी वजह से ये नॉन स्टेशनरी है, वो कैंसिल हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन की वजह से। अलग अलग नहीं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन yt माइनस अल्फा माइनस बीटा xt, उसको अभी हम आगे लेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा, और उसके कैंसिल होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सीरीज एक दूसरे से ड्रिफ्ट नहीं होंगे,
दूर नहीं जाएंगी, साथ साथ रहेंगी। और ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसको हम कहते हैं कि जो सीरीज है YT/XT वो को इंटीग्रेटेड है। तो ऊपर मैंने लिखा है द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेरिएबल्स फैसिलिटेट इन कैंसिलिंग आउट द स्टोकेस्टिक ट्रेंड, यानी जो अलग अलग सीरीज में एरर टर्म्स हैं, रैंडम टर्म्स हैं, उनके इफेक्ट को खत्म कर देंगे और दोनों जो सीरीज का लीनियर कॉम्बिनेशन है वो स्टेशनरी हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग को इंटीग्रेशन कहते हैं, दैट द टू सीरीज आर को इंटीग्रेटेड। और उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि ऐसे में जो स्पूरियस रिग्रेशन है वो उसकी समस्या खत्म होगी। और ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये एक लॉन्ग रन ट्रेंड दोनों वेरिएबल्स के बीच बताएगा, लॉन्ग रन ट्रेंड्स। इसका एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ नीचे मैंने, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ मैंने जीडीपी नॉमिनल टर्म्स में लिया है और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी नॉमिनल टर्म्स में। ये देखिए ये ग्राफ है, दोनों सीरीज हैं, एक ब्लू सीरीज जीडीपी की है और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की सीरीज है ब्राउन कलर की। आप देख सकते हैं कि दोनों का ट्रेंड साथ साथ जा रहा है, बहुत पास पास है, आपस में वो ड्रिफ्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट ड्रिफ्टिंग अपार्ट। और ऐसी परिस्थिति में इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन जब बनाएंगे, दोनों सीरीज नॉन स्टेशनरी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टेशनरी सीरीज है उसका मीन और वेरिएंस कांस्टेंट होता है, लेकिन ये दोनों सीरीज ऊपर जा रही हैं इसलिए इनका मीन कांस्टेंट नहीं है और वेरिएंस भी कांस्टेंट। और अगर मीन कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नॉन स्टेशनरी। लेकिन जब हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे यानी YT माइनस अल्फा माइनस बीटा XT इक्वल टू UT, तो जब लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो YT में जो स्टोकेस्टिक ट्रेंड है यानी रैंडम की वजह से जो ट्रेंड आ रहा और XT में जो रैंडम वेरिएबल की वजह से ट्रेंड आ रहा वो कैंसिल हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। और ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन को हम लोग ये कहते हैं कि जो YT/XT हैं दे आर सेड टू बी को इंटीग्रेटेड। तो सबसे बड़ी पहचान इसकी आप ग्राफ बना के देख लें, और अगर सीरीज का मूवमेंट एक डायरेक्शन में है और आपस में एक दूसरे से दूर नहीं हो रहा तो हम ये कह सकते हैं, रफली कह सकते हैं कि सीरीज को इंटीग्रेटेड है। ये एक रफ पहचान है, इसकी अप्रोक्सीमेट पहचान है, एक्चुअल टेस्ट है को इंटीग्रेशन के, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल हम आपको को इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से वाकिफ कराना चाह रहे हैं कि व्हाट इज मेंट बाय को इंटीग्रेशन। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, एक एग्जाम्पल दिया है जीडीपी और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के बीच में, और दूसरे एग्जाम्पल है सेविंग्स इनकम, पहली लाइन में सेविंग्स इन्वेस्टमेंट है, आप इनका कर्व बना के देख सकते हैं। और अगर नहीं भी बनाते तो इतना विश्वास आपको करना पड़ेगा हमारे ऊपर। अब तीसरा पॉइंट यहाँ टेकअप कर रहे हैं। पहला पॉइंट आपको मैंने बताया था क्या है, इंट्रोडक्शन का, याद आया आपको? आप लोग बैठ के कमरे में हमारे ये पढ़ा करते क्योंकि कम बच्चे होते हैं, वहाँ पे सब आप लोग बैठे रहते हैं तो हम आपसे पूछते रहते हैं, इसको भी वही समझिएगा कि उस रूम में क्लास हो रही है। और इंट्रोडक्शन आपको बताया, उसमें आपको बताया कि 1981 में ग्रेंजर ने इस कंसेप्ट को दिया को इंटीग्रेशन के, बाद में एंजल ग्रेंगर ने 1987 में, और एंजल यू, मैकिनॉन, फिलिप सोलियारिस और लास्ट में जॉनसन का नाम उसमें था, जॉनसन। इन सब ने इस कंसेप्ट को बढ़ाने में, स्ट्रॉन्ग करने में, कंसोलिडेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की है।
फिर आपको कंसेप्ट का मतलब बताया कि अगर xt और yt दो नॉन स्टेशनरी सीरीज हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन यानी yt इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा xt प्लस ut, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ये स्टेशनरी हो सकता है। अलग अलग तो दोनों देखिए, अलग अलग yt और xt स्टेशनरी है, बट देयर लीनियर कॉम्बिनेशन में भी स्टेशनरी। और अगर वो स्टेशनरी है तो वो सीरीज आपस में एक दूसरे से ड्रिफ्ट नहीं करेंगे, दूर नहीं जाएंगे। दे विल नॉट ड्रिफ्ट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ग्राफ में दिखाया आपने। और अगर वो ड्रिफ्ट नहीं कर रही हैं देन वी कैन से दैट द टू सीरीज आर को-इंटीग्रेटेड। तो पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन का था, दूसरा पॉइंट आपको कंसेप्ट का था, सिंपल लैंग्वेज में कंसेप्ट आपको बता दिया। अब थर्ड पॉइंट पे चल रहे हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ को-इंटीग्रेशन कि मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने मैथमेटिकली भी आपको बताया था, यहाँ पे आप समझ भी सकते हैं कि थर्ड पॉइंट है कि मान लीजिए x और y दो सीरीज हैं, दे आर इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1, यानी नॉन स्टेशनरी हैं और एक बार डिफरेंस करने के बाद वो स्टेशनरी होंगे। तो हम यहाँ पे स्टेशनरी पर अभी नहीं जा रहे हैं, दोनों सीरीज नॉन स्टेशनरी हैं और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन देखिए y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा xt प्लस ut, या ut बराबर है yt माइनस अल्फा माइनस बीटा xt। तो जब yt और xt को आप माइनस कर रहे हैं तो yt का जो रैंडम कंपोनेंट का ट्रेंड है, पैटर्न है, और xt का जो रैंडम कंपोनेंट पैटर्न है वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा और उस कैंसिलेशन की वजह से जो दो सीरीज हैं दे विल नॉट मूव अपार्ट, वो बहुत ड्रिफ्ट नहीं करेंगे, अपार्ट नहीं जाएंगे, दूर नहीं जाएंगे। तो ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन को हम ये कह सकते हैं कि वो को-इंटीग्रेशन के प्रोसेस को एग्जिबिट कर रहा है। तो इफ सच लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कि जहां पे वो लीनियर कॉम्बिनेशन स्टेशनरी हो, देन वी कैन से y एंड x आर स्टेशनरी। तो इंडिविजुअली yt इज नॉन स्टेशनरी, xt इज नॉन, बट देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज स्टेशनरी। और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है? ut इक्वल टू yt माइनस अल्फा माइनस बीटा x, ये लीनियर कॉम्बिनेशन। और अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन स्टेशनरी है, आपको टेस्ट तो स्टेशनरी के मैं बता चुका हूं, अभी फिर डिस्कस करूंगा और अंतर भी बताऊंगा जो आपने पहले पढ़ा और अब पढ़ेंगे। तो इफ देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज स्टेशनरी then we say that the two series are co-integrated। तो ये मैथमेटिकली भी यहाँ आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ मैंने लिखा है कि जो ग्राफिकल इंस्पेक्शन है वो एक रफ इंडिकेटर है, उसे आप देख के रफली बता सकते हैं को सीरीज जो सीरीज हैं वो को-इंटीग्रेटेड है या नहीं। लेकिन इसके फॉर्मल टेस्ट है। और फोर्थ पॉइंट में यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ये अब चौथे पॉइंट पे आ गए। पहला पॉइंट आपको याद आया इंट्रोडक्शन का, ग्रेंजर से लेके जॉनसन तक। दूसरा पॉइंट कंसेप्ट ऑफ को-इंटीग्रेशन। तीसरा पॉइंट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट को-इंटीग्रेशन। अब चौथे पॉइंट पे चल रहे हैं टेस्ट ऑफ को-इंटीग्रेशन की फॉर्मल टेस्ट क्या है। ग्राफिकल टेस्ट है वो एक अप्रोक्सीमेट टेस्ट है, रफ टेस्ट हम कह सकते हैं, लेकिन फॉर्मल टेस्ट है और ये लिखा है कि दो फॉर्मल टेस्ट हैं, ध्यान से सुनिएगा। दो नाम देखिए, डर्बिन वॉटसन को-इंटीग्रेटिंग रिग्रेशन टेस्ट, पहला नाम है डर्बिन वॉटसन को-इंटीग्रेटिंग रिग्रेशन टेस्ट। क्योंकि ये डर्बिन वॉटसन की स्टैटिस्टिक पर आधारित है इसलिए इसे डर्बिन वॉटसन को-इंटीग्रेटिंग रिग्रेशन टेस्ट कहते हैं। दूसरा टेस्ट है यूनिट रूट टेस्ट। आप खाली यूनिट रूट टेस्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको स्पष्ट करने के लिए मैंने लिखा
यूनिट रूट टेस्ट फॉर ए बाईवेरिएट को इंटीग्रेटिंग रिग्रेशन मॉडल। यूनिट रूट टेस्ट फॉर अ बाईवेरिएट को इंटीग्रेटिंग रिग्रेशन मॉडल। तो दो टेस्ट हैं, एक डर्बिन वॉटसन टेस्ट है शॉर्ट में, और एक है यूनिट रूट टेस्ट। ये दोनों टेस्ट वो वाले टेस्ट नहीं है जो आपने पढ़े हैं, ये अलग तरीके के टेस्ट हैं भाई। और इसीलिए जब हम 5वें पॉइंट पे जा रहे हैं, ये पॉइंट लंबा है थोड़ा, लेकिन आप इसे छोड़ दीजिएगा जब नोट्स बनाएं। अगर कोई विषय आपको डालना हो डाल दीजिएगा, एक आध इशू। मैंने ये पॉइंट इसलिए बनाए हैं, अभी ये जो टेस्ट हैं, ये जो अभी आपको यहाँ हमने चौथे पॉइंट में दो टेस्ट बताए हैं, इन टेस्ट का डिस्क्रिप्शन हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन वहां तक जाने के पहले यहाँ ये 5वां पॉइंट थोड़ा सा बता दें। इसमें बहुत सब पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर ये नहीं बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं आगे। तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैंने ये पॉइंट लिखे हुए हैं। आप इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अपने रेफरेंस के लिए रखिएगा। देखिए मैंने लिखा भी हुआ है कि ये पॉइंट जरूरी बिंदु हैं, आपके रेफरेंस और अवेयरनेस के लिए है खाली। इसको आप जरूरी नहीं अपने टेक्स्ट में शामिल करें, यदि आपको कोई बहुत अपीलिंग लगे तो उसे कर भी सकते हैं। लेकिन अगर हम ये पॉइंट इस स्टेज पे हमें वैसे नहीं बताना चाहिए, हमें सीधे टेस्ट पे जाना चाहिए। लेकिन अगर टेस्ट पे जाएंगे तो आपके मन में एक भ्रम रहेगा। जब मैं पीएचडी स्टूडेंट्स का लेक्चर ले रहा था रिसर्च मेथोडोलॉजी का, तो वहाँ एक सामिया अंसारी जी हमारे स्टूडेंट हैं, मनोज सर के अंडर पीएचडी कर रही है, और उन्होंने बात हमसे इसमें से कुछ सवाल पूछे थे। तो वहां पे आके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैं चाहता हूं आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये पॉइंट समझ लें बेटे। पहला पॉइंट लिखा है कि जो यूनिट रूट टेस्ट यहाँ ऊपर मैंने लिखा है और जो यूनिट रूट टेस्ट आपने पढ़ा था, उनमें फर्क है। आई बात समझ लो कि यहाँ जो को इंटीग्रेशन में यूनिट रूट टेस्ट लगाएंगे और जो यूनिट रूट टेस्ट आपने पहले यूज किया है, उसमें थोड़ा डिफरेंस है। और नेक्स्ट स्लाइड में उस डिफरेंस को मैंने बताया हुआ है कि वहां पे आप इंडिविजुअल सीरीज पे यूनिट रूट टेस्ट परफॉर्म करते थे। आपने वाईटी सीरीज ली थी और कल भी आपको बताया था कि वहां जो रिग्रेसेंड है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डेल्टा वाईटी आप लेते थे। जो यूनिट रूट टेस्ट 3 आपने पढ़े थे, अपना रजिस्टर खोल के देखिएगा, उसमें तीनों टेस्ट दिए हुए हैं। खुद भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ साथ। उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डेल्टा वाईटी है, यानी वहां यूनिट रूट टेस्ट हम एक इंडिविजुअल सीरीज पर परफॉर्म करते हैं। राइट हैंड साइड में डेल्टा एक्सटी है, लेकिन साथ में एक में कांस्टेंट नहीं है, दूसरे में कांस्टेंट है और डेल्टा एक्सटी है। सॉरी, जो पहला है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा वाईटी है और राइट हैंड साइड में 8 में वाईटी का लैग टर्म है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका लैग टर्म है और कांस्टेंट नहीं है। दूसरे में लैग टर्म भी है और कांस्टेंट भी है, और तीसरे में कांस्टेंट, लैग टर्म और एक टाइम ट्रेंड है। ये 3 तरह के यूनिट रूट टेस्ट पढ़े थे, इक्वेशंस में देखिएगा मिलेगा। वहां एक इंडिविजुअल सीरीज पे हम यूनिट रूट टेस्ट लगाते हैं। लेकिन को इंटीग्रेशन में देखिए यूनिट रूट टेस्ट एरर टर्न पे लगता है। ये बुनियादी फर्क है। देखिए कि जब हम यूनिवेरिएट मॉडलिंग पढ़ रहे थे कल आपको, जिस पे मैंने लेक्चर दिया था, ध्यान से सुनिएगा बेटे, शाश्वत हो और चाहे सत्या जी हो, चाहे राहुल, हालांकि उन्होंने लिया नहीं है, और चाहे समृद्धि जी हो, जितने नाम मुझे याद आ रहे हैं, या कोई भी अनिमेश जी हो, कोई भी हो, जितने स्टूडेंट हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है बहुत ध्यान से सुनिएगा कि
वहां पर यूनिवेरिएट मॉडलिंग जो कल आपको लेक्चर दिया था, उसमें एक इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर आप ये टेस्ट लगाते हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा वाई टी रहता है और राइट हैंड साइड में उसी का लेग्ड आइटम रहता है वाई टी का, और एक में कांस्टेंट नहीं है, एक में कांस्टेंट है और एक में कांस्टेंट और टाइम फ्रेम है। यहाँ पे को इंटीग्रेशन में हम यूनिट रूट टेस्ट लगा रहे हैं, लेकिन यूनिट रूट टेस्ट किस पे लगा रहे हैं? एरर टर्म पे, यूटी पे। और वो एरर टर्म उस लीनियर कॉम्बिनेशन का है, अभी बताया था, यूटी इक्वल टू वाई टी माइनस एल्फा माइनस बीटा एक्स टी। वो जो एरर टर्म लीनियर कॉम्बिनेशन का निकला, उस एरर टर्म पे यहाँ यूनिट रूट टेस्ट लग रहा है। आया समझ में? वहां वाई टी पे लगाया था, यहाँ एरर टर्म पे लगा रहे हैं। यानी यहाँ पे जो यूनिट रूट टेस्ट है, उस पे लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा वाई टी नहीं आएगा, डेल्टा यू टी आएगा। राइट हैंड साइड में क्या है? वहां वाई टी माइनस वन था, यहाँ यू टी माइनस वन हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप कांस्टेंट टर्म ले सकते हैं और एक में कांस्टेंट और टाइम फ्रेम दोनों ले सकते हैं। वहां आपने तीन तरह के लिए, पहला था कांस्टेंट टर्म नहीं था, केवल राइट हैंड साइड पे आपका लेग्ड आइटम था वाई टी का। यहाँ पे क्या है कि हम यूटी पे लगा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा यूटी है, राइट हैंड साइड पे यूटी का लेग्ड है यूटी माइनस वन, और साथ में उसके कांस्टेंट रहेगा, और दूसरे में यूटी माइनस वन के साथ कांस्टेंट और टाइम फ्रेम रहेगा। आगे चल के हम उसे अभी दिखाएंगे आपको। तो पहले ये फर्क हमने आपको बता दिया कि जो आप यूनिवेरिएट टाइम सीरीज पढ़ते थे, वहां जो यूनिट रूट टेस्ट है और यहाँ जो यूनिट रूट टेस्ट है, फर्क है। यहाँ यूनिट रूट टेस्ट हम एरर पे परफॉर्म कर रहे हैं, और वो एरर टर्म जो लीनियर कॉम्बिनेशन से निकला है। वहां यूनिट रूट टेस्ट हम इंडिविजुअल सीरीज पर लगाते थे। और इसीलिए यहाँ पे डी पॉइंट हमने लिखा है कि नेचर ऑफ टेस्ट दोनों का सेम है। डिकी फुलर टेस्ट वहां बोलते थे, यहाँ भी बोलते हैं, लेकिन क्रिटिकल वैल्यूज फर्क हो जाएंगी। जो क्रिटिकल वैल्यूज है, ध्यान से सुनिएगा, वो भिन्न हो जाएंगी। वहां जो क्रिटिकल वैल्यूज आपने निकाली थी, मैकिनॉन क्रिटिकल वैल्यूज अगर आपको याद हो, और डिकी फुलर ऑगमेंटेड डिकी फुलर क्रिटिकल वैल्यूज थी। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम टेस्ट एरर टर्म पे लगा रहे हैं, इसलिए क्रिटिकल वैल्यूज हमारी वो क्रिटिकल वैल्यूज नहीं होंगी जो हमने पहले ली थी। अब यहाँ पे नई मैकिनॉन क्रिटिकल वैल्यूज आपको मिलेंगे, और मैकिनॉन ने 1991 में एक सेट निकाला था, आप उसी को यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी 2010 में नया सेट भी निकाला है, हमने लास्ट में टेबल दी है अपेंडिक्स में। बहुत मामूली फर्क है, आप देख सकते हैं उसको। इसके अलावा आपको बुक्स में और भी क्रिटिकल वैल्यूज मिलेंगी, एंजल यू की है, फिलिप ओलेयारिस की है, लेकिन इन सब की एक्यूरेसी पे मैकिनॉन ने एक प्रश्न चिन्ह लगाया 2010 में, जब उन्होंने अपनी नई क्रिटिकल वैल्यूज का टेबल दिया, और उनमें बताया कि जो ओरिजिनल क्रिटिकल वैल्यूज थी, जो एंजल ग्रेंगर ने दी या फिलिप ओलियारिस या एंजल यू ने दी, उसका जो सैंपल साइज है और नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस वो बहुत कम है। तो 2010 में जो उन्होंने नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस बहुत बढ़ा दिए, सैंपल साइज बहुत बढ़ा दिया, और उसके बाद ये नई सेट ऑफ वैल्यूज दी हैं। तो मैंने यूनिट रूट टेस्ट के लिए भी और को इंटीग्रेशन टेस्ट के लिए भी जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं, उनका लास्ट में टेबल दिया हुआ है। इन स्लाइड्स को बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा ये, और यहाँ पे मैंने बता दिया है कि अपेंडिक्स 3-4 जो है उसमें ये कंपैरिजन दिया हुआ है,
और वहां जब आप जाएंगे तो वहां आपको क्रिटिकल वैल्यूज मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या, मैकिनॉन ने रिग्रेशन फंक्शन भी एक बना रखा है, और वो रिग्रेशन फंक्शन में आप वो क्रिटिकल वैल्यूज फीड करेंगे तो आप किसी भी सैंपल साइज के लिए क्रिटिकल वैल्यूज निकाल सकते हैं। एंजल ग्रेंगर ने क्रिटिकल वैल्यूज जो दी वो केवल 100 सैंपल ऑब्जर्वेशंस के लिए दी थी। 100 के सैंपल साइज 100 है तो उसकी ये क्रिटिकल वैल्यू है। उन लोगों ने एसिम्प्टोटिक क्रिटिकल वैल्यूज नहीं डिस्कस की। एसिम्प्टोटिक मतलब अगर जो है डाटा सेट जो है इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, एसिम्प्टोटिक बोलते हैं, एसिम्प्टोटिक क्रिटिकल वैल्यू वो मैकिनॉन ने थी। तो अगर आपको यूनिट रूट टेस्ट के लिए कोई रेफरेंस वैल्यू चाहिए, बुक में आपको बहुत रेफरेंस वैल्यूज मिलेंगी। एंजल ग्रेंजर की क्रिटिकल वैल्यूज मिलेंगी, एंजल यू की क्रिटिकल वैल्यूज मिलेंगी, तो उससे कंफ्यूजन बढ़ता है, ये नहीं पता चलता कौन सी वैल्यू है एंजल ग्रेंगर की, कौन सी वैल्यू एंजल यू की, बड़ा मिक्स है और बच्चों में भ्रम रहता है। तो मैंने लास्ट में डिटेल में अपेंडिक्स में हर टेबल दी हुई है आपकी जानकारी के लिए, आपको अवेयर कराने के लिए कि भाई कोई गलत वैल्यू ना इस्तेमाल कर ले। लेकिन इन सब में से आप मैकिनॉन क्रिटिकल वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे 91 का ले सकते हैं या 2010 का ले सकते हैं, कोई भी एक आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी ज्यादातर किताबों में 91 की क्रिटिकल वैल्यूज हैं, यूनिट रूट की अलग दी हुई है और को इंटीग्रेशन की अलग है मैकिनॉन की, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैकिनॉन क्रिटिकल वैल्यूज जो यूनिट रूट में आपको वहां पढ़ाई थी यूनिवेरिएट टाइम सीरीज मॉडलिंग में, वो अलग है, वो इंटीग्रेशन टेस्ट की मैकिनॉन क्रिटिकल वैल्यूज अलग है। ये मैं आपसे यहाँ बताना चाह रहा हूँ और उसको यूज कर सकते हैं। बाकी एंजल ग्रेंगर ने जो वैल्यूज दी, एंजल यू ने दी, उस पर आप मत जाइएगा, या फिलिप्स ओलियारिस ने दी। केवल मैकिनॉन क्रिटिकल वैल्यूज भी, सारे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं वो अभी भी 91 की मैकिनॉन क्रिटिकल वैल्यूज को आधार बनाते हैं। 2010 में जो दिया उसमें सैंपल साइज बहुत बढ़ा दिया, नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस बहुत बढ़ा दिए, और आपको वहां कंपैरिजन दिया, आप देखेंगे तो बहुत मामूली भिन्नता आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे उसी बात को मैंने लिखा हुआ है कि एंजल ग्रेंगर ने 100 ऑब्जर्वेशंस के लिए क्रिटिकल वैल्यूज दी हैं, उसको लेने की जरूरत नहीं है आप मैकिनॉन क्रिटिकल वैल्यूज को, क्योंकि बड़ी चीज क्या है, किताब में हर जगह एंजल ग्रेंगर लिखा है लेकिन वो एंजल यू ने दी हुई है। किताब कई बार बड़ा कैजुअल अप्रोच लेते हैं, तो उस कैजुअल अप्रोच वाली किताब पे मत जाइएगा, इसीलिए। और वो कैजुअल अप्रोच कई अच्छी टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है, ऐसा नहीं है ये सोचे कैजुअल अप्रोच कोई घटिया किताबों में है, मैंने अच्छी किताबों में वो कैजुअल अप्रोच देखी है, इसलिए मैं आपको अलर्ट करना चाह रहा हूँ। तो आपको तमाम तरह की क्रिटिकल वैल्यूज मिलेंगी, यूनिट रूट की भी और को इंटीग्रेशन की, दोनों अलग अलग हैं। यूनिट रूट टेस्ट जो यूनिवेरिएट टाइम सीरीज मॉडलिंग के लिए है, यहाँ भी यूनिट रूट टेस्ट है को इंटीग्रेशन में भी। तो यूनिट रूट टेस्ट जो आपने यूनिवेरिएट टाइम सीरीज में पढ़ा है वो क्रिटिकल वैल्यूज, और यूनिट रूट टेस्ट जो आपको इंटीग्रेशन में भी आगे बताएंगे, दोनों के अलग अलग हैं, और आप केवल मैकिनॉन क्रिटिकल वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो एंजल ग्रेंगर का जो कंसेप्ट है को इंटीग्रेशन का, वो केवल बाईवेरिएट मॉडलिंग के लिए है, यानी जहां एक्स और वाई दो वेरिएबल है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया गया है। लेकिन अगर दो से ज्यादा वेरिएबल हो, 3 हो 4 हो, तो वहां पे फिर एंजल ग्रेंगर मेथोडोलॉजी काम नहीं करेगी। वहां पे जॉनसन ने एक मेथोडोलॉजी दी है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड अप्रोच, उससे आपको एस्टिमेशन करना पड़ेगा।
क्योंकि जब आप मल्टीवेरिएट को इंटीग्रेटिंग रिग्रेशन मॉडल पढ़ेंगे मल्टीवेरिएट, तो वहां इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप्स एक से अधिक होंगी। जब दो वेरिएबल ले रहे हैं तो आपको जैसे सेविंग्स इनकम के बीच आप देख सकते हैं एक ही को इंटीग्रेटिंग वेक्टर मिलेगा, लेकिन जब आप सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और इनकम तीनों ले लें तो हो सकता है सेविंग्स इनकम के बीच में एक इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप हो, सेविंग इन्वेस्टमेंट के बीच में अलग हो, इन्वेस्टमेंट और आउटपुट या इनकम के बीच में अलग हो। तो आपको एक से ज्यादा को इंटीग्रेटिंग वेक्टर्स मिल सकते हैं, यानी एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप मिल सकती है। कितने इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करेंगी ये जॉनसन अप्रोच से आपको पता चल सकता है। तो यहाँ जॉनसन अप्रोच पे हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो हायर लेवल ऑफ अप्रोच है। अभी हम केवल आपको एंजल ग्रेंगर अप्रोच के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे ये आपको बताना जरूरी था क्योंकि जॉनसन अप्रोच क्या है, वो मल्टीवेरिएट को इंटीग्रेटिंग रिग्रेशन मॉडल के लिए मल्टीवेरिएट, और जो एंजल ग्रेंगर अप्रोच है वो बाईवेरिएट, यानी जहां दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने तमाम स्लाइड में यहाँ कवर किए हैं आपके आगे। ये पॉइंट आपको अपने मन में रखने हैं, जब नोट्स आप बनाएं तो ये जो पॉइंट नंबर 5 में तमाम पॉइंट्स हैं इनको आप छोड़ सकते हैं, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज पॉइंट्स, नहीं तो वो भ्रम हमेशा आपके साथ रहेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग जो आपको पॉइंट नंबर 4 बताया था, फिफ्थ पॉइंट केवल अवेयरनेस का पॉइंट है, और वो आपको बताना जरूरी था क्योंकि तमाम जो टेबल्स अपेंडिक्स में दिए वो उससे लिंक्ड है। और यूनिट रूट टेस्ट आप कई जगह पढ़ रहे हैं, आपको ये भी बताना जरूरी है कि यूनिवेरिएट में क्या है और यहाँ पे क्या है। वहां पे क्रिटिकल वैल्यूज हैं, यहाँ पे भी क्रिटिकल वैल्यूज हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो अब हम लोग इसलिए फिफ्थ पॉइंट आपको बताया, और फोर्थ पॉइंट में हमने दो टेस्ट आपको बताए थे। तो अब एक बार यहाँ पे थोड़ा सा शुरू से हम ले समअप करते चीजों को। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताया कि ये कंसेप्ट ग्रेंजर ने दिया, बाद में एंजल ग्रेंगर ने इसको आगे बढ़ाया, एंजिल यू ने बढ़ाया, फिलिप सोलियारिस का नाम बताया, मैकिनॉन का नाम बताया, और लास्ट में जॉनसन का नाम बताया। इन लोगों ने ये को इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को अपने अपने तरीके से कंसोलिडेट किया, मजबूत किया। बुनियाद ग्रेंगर ने रखी 81 में, और आज 2010, यानी बहुत पुरानी बातें नहीं है। और उसके बाद आपको मैंने सेकंड पॉइंट बताया कंसेप्ट ऑफ को इंटीग्रेशन। कंसेप्ट ऑफ को इंटीग्रेशन में आपको बताया कि वाई टी नॉन स्टेशनरी है, एक्स टी नॉन स्टेशनरी है, मगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन स्टेशनरी हो सकता है, और अगर वो स्टेशनरी है तो कोई स्पूरियस रिग्रेशन की प्रॉब्लम नहीं। और दूसरी बात है, वो ग्राफिकल इंस्पेक्शन से आप देख सकते हैं कि सीरीज जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग अलग नहीं हो रही, दे आर नॉट ड्रिफ्टिंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो अगर ऐसा है तो ये हम मानते हैं को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताया कि वाई टी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स टी प्लस यू टी, और यू टी आप अलग कर लीजिए, वाई टी माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स टी। तो वाई टी नॉन स्टेशनरी है, एक्स टी नॉन स्टेशनरी है। वाई टी का जो स्टोकेस्टिक वेरिएबल है रैंडम कंपोनेंट, और एक्स टी का रैंडम कंपोनेंट, इनके ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और जब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये स्टेशनरी हो जाता है। और अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन स्टेशनरी है, वाई टी एक्स टी नॉन स्टेशनरी है बट लीनियर कॉम्बिनेशन स्टेशनरी है, then we say that the two series are co-integrated, and this process is called as co-integration,
ये प्रोसेस को इंटीग्रेट। फिर उसके बाद हमने आपको बताया फोर्थ पॉइंट, टेस्ट ऑफ को इंटीग्रेशन। दो टेस्ट है, डर्बिन वाटसन को इंटीग्रेटिंग रिग्रेशन मॉडल टेस्ट और एक है एंजल ग्रेंगर यूनिट रूट टेस्ट। तो कई लोग जो हैं यूनिवेरिएट में जो यूनिट रूट पढ़ा उसको डिकी फुलर और ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट कहते हैं कई किताबों में, और यहाँ पे जो आप यूनिट रूट टेस्ट पढ़ रहे हैं उसे एंजल ग्रेंगर और ऑगमेंटेड एंजल ग्रेंगर टेस्ट कहते हैं। लेकिन ये टेस्ट चूंकि इसकी बुनियाद एंजल ग्रेंगर ने रखी थी टेस्टों की बुनियाद, इसलिए इनको एंजल ग्रेंगर और ऑगमेंटेड एंजल ग्रेंगर टेस्ट कहना चाहिए। मगर एंजल ग्रेंगर ने खुद भी इसको डिकी फुलर और ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट भी कहा है, क्योंकि उस टेस्ट का नेचर वही है। बस फर्क इतना है कि जो को इंटीग्रेशन में आप यूनिट रूट टेस्ट पढ़ते हैं वो एरर टर्म के ऊपर लगाते हैं, और वहाँ जो आप यूनिट रूट टेस्ट पढ़ते हैं यूनिवेरिएट में, वो एक सीरीज वाई के ऊपर लगाते हैं। वहाँ डेल्टा वाई टी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, को इंटीग्रेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डेल्टा यू है। फर्क इतना है, लेकिन टेस्ट उसी तरीके का। और पांचवें पॉइंट में हमने फर्क बताया, आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताए डिफरेंसेस के, अवेयरनेस के, वो आप याद रखिएगा, वो नोट्स का पार्ट नहीं है। अगर आपको कोई उसमें पॉइंट अपील करे आप बना सकते हैं, वो केवल आपको जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पे छठा पॉइंट आप डायरेक्ट फिफ्थ पॉइंट पे आइए, इसे कह सकते हैं एक तरह से, डिस्क्रिप्शन ऑफ को इंटीग्रेशन टेस्ट। तो पहले डर्बिन वाटसन को इंटीग्रेशन रिग्रेशन टेस्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। डर्बिन वाटसन को इंटीग्रेशन रिग्रेशन टेस्ट यहाँ पॉइंट 6a में दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। पहले आप ये रिग्रेशन फिट कर लीजिए, yt इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा xt प्लस ut, और डर्बिन वाटसन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर डर्बिन वाटसन आप ना निकाल पा रहे हो डायरेक्टली, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डायरेक्ट दे देता है, अगर आप मैनुअली निकालना चाहते हैं तो ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल लीजिए, और ये फार्मूला है d इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस 2, इससे भी आप d निकाल सकते हैं। और अगर d 0 है, सॉरी, अगर यहाँ पे रो 1 है, इफ रो इज इक्वल टू 1 तो d 0 हो जाएगा, और रो 1 का मतलब है कि परफेक्ट ऑटो कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। तो यहाँ पे हमें यही चेक करना है कि क्या d 0 के बराबर है। अगर d 0 है, यानी जो आपने कॉम्बिनेशन फिट किया उसमें डर्बिन वाटसन 0 है, तो सीरीज को इंटीग्रेटेड नहीं है, क्योंकि ऑटो कोरिलेशन बहुत हाई है। तो वही नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दिखाया है आपको कि अगर d 0 है नल हाइपोथेसिस के केस में, और नल हाइपोथेसिस अगर होल्ड करती है, यानी आपने जो d की वैल्यू कैलकुलेट की है और d की जो टेबुलेटेड वैल्यू है, अगर आपकी d की कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से अधिक है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी और सीरीज को इंटीग्रेटेड है। लेकिन अगर d कैलकुलेटेड d टेबुलेटेड से कम है तो फिर नल हाइपोथेसिस होल्ड करेगी। यहाँ पे ये जानकारी के लिए बता दें कि जो डर्बिन वाटसन की वैल्यूज हैं जो आपने पहले ऑटो कोरिलेशन में पढ़ी थी dl du, वो नहीं है। ये डर्बिन वाटसन की वैल्यूज एंजल ग्रेंगर ने जो निकाली हैं डर्बिन वाटसन टेस्ट में, वो हमने लास्ट में टेबल में दी हुई है, वो वैल्यू यूज करनी है। ये जो किताबों के पीछे dl du लोअर लिमिट डर्बिन वाटसन अपर, वो वाली वैल्यूज नहीं बेटे लेनी। यू हैव टू कंसीडर द वैल्यूज विच आई हैव गिवन इन द अपेंडिक्स, वो मैंने उस आर्टिकल से देख के लिखी है। और ये जो डर्बिन वाटसन टेस्ट है, ये
भी बहुत परफेक्ट टेस्ट नहीं है। कैंपबेल और पेरॉन, पेरॉन का भी नाम आपने सुना होगा, मैक्रो में हमने बताया था आपको। इन्होंने 91 में डर्विन वाटसन टेस्ट को रिजेक्ट कर दिया कि ये अप्रोप्रिएट टेस्ट नहीं है। तो इसीलिए जैसे ग्राफिकल इंस्पेक्शन एक रफ मेथड है को इंटीग्रेशन को देखने का, वैसे डर्विन वाटसन टेस्ट आसान है, एक रफ मेथड है को इंटीग्रेशन चेक करने का। परफेक्ट मेथड ये भी नहीं है। जैसे आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो पॉइंट मेथड ही परफेक्ट मेथड है, बाकी जो मेथड है वो अप्रोक्सीमेट मेथड है जो इलास्टिसिटी के बारे में बताते हैं। वैसे यहाँ पे जो परफेक्ट मेथड है वो यूनिट रूट टेस्ट मेथड है, और उसे क्योंकि यूनिट रूट मैंने वहां भी पढ़ा था, आपको बताया यूनिवेरिएट में, और यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट में कंफ्यूजन ना हो तो एंजल ग्रेंगर टेस्ट लिख दिया, लेकिन है ये भी यूनिट रूट टेस्ट। नाम इसलिए बदला कि आपका कंफ्यूजन दूर हो। आप इसको यूनिट रूट टेस्ट भी लिख सकते हैं इन द केस ऑफ को इंटीग्रेशन। तो ये वही यूनिट रूट टेस्ट सेम है, बस फर्क इतना वहाँ वाई पे आप लगा रहे हैं, यहाँ आप रेसिडुअल्स पे यू पे लगाएंगे। नाम मैंने बदल दिया, यूनिट रूट की जगह यहाँ एंजल ग्रेंगर टेस्ट है, पीछे मैंने यूनिट रूट टेस्ट लिखा था, लेकिन सेम है। आप चाहे तो यहाँ पे यूनिट रूट टेस्ट लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। जो 6B है ये यूनिट रूट टेस्ट ही है, केवल नाम मैंने एंजल ग्रेंगर लिख दिया है, और वो भी इसलिए बेटे लिखा हुआ है कि यूनिट रूट आपने यूनिवेरिएट में भी पढ़ा और यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों में फर्क है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नाम यहाँ पे बदल दिया। एंजल ग्रेंगर टेस्ट या यूनिट रूट टेस्ट ऑब्लिक करके आप लिख सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। अब इस टेस्ट में कुछ स्टेप्स हैं मैंने लिखे हुए हैं, क्योंकि ये टेस्ट मैंने आपको बताया रेसिडुअल्स पे या एरर टर्म पे लगाते हैं। यहाँ पे ई एरर टर्म है, आप पहले रिग्रेशन लगा लें और एरर टर्म निकाल लें। रिग्रेशन आप लगाना जानते हैं और वहां से एरर टर्म आप कंप्यूट कर लीजिए, और फिर एक पीरियड का लैग ले लीजिए, एरर टर्म का डिफरेंसिंग कर लीजिए, एरर टर्म की डिफरेंसिंग, क्योंकि यूनिट रूट एरर टर्म पे लग रहा है। और राइट हैंड साइड में आप ET-1 आप ले रहे हैं, गामा ET-1, ये आप इक्वेशन रन करेंगे। अगर गामा 0 है यानी नल हाइपोथेसिस होल्ड कर रही है तो सीरीज को इंटीग्रेटेड नहीं है, ये मैंने आगे की स्लाइड पे बताया है कि अगर गामा 0 है तो इसका मतलब है सीरीज को इंटीग्रेटेड नहीं है, यानी नल हाइपोथेसिस होल्ड कर रही है। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से कम आएगी तो नल हाइपोथेसिस होल्ड करेगी, और नहीं तो अगर टेबुलेटेड कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से अधिक आती है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने बताया है कि जो क्रिटिकल वैल्यूज लेंगे वो मैकिनॉन वैल्यूज लेंगे, और मैकिनॉन की जो को इंटीग्रेशन के लिए क्रिटिकल वैल्यूज हैं वो अलग हैं, और जो यूनिट रूट के लिए हैं वो अलग हैं, और वो मैंने लास्ट में दे रखी है। यूनिट रूट की अलग दे रखी है और मैकिनॉन की को इंटीग्रेशन की जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं वो अलग दी, तो आप उन क्रिटिकल वैल्यूज को लेंगे। यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो एरर टर्म निकालने का तरीका है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने एरर टर्म कैसे निकाला है। दो तरीके से आप एरर टर्म निकाल सकते हैं, एक जैसे आपको बताया YT माइनस अल्फा माइनस बीटा XT, लेकिन कई केस में आपको ट्रेंड कंपोनेंट भी लेना पड़ेगा। YT माइनस अल्फा माइनस बीटा XT माइनस डेल्टा T का कोफिशिएंट है, T टाइम ट्रेंड है। तो एरर टर्म आप, क्योंकि ये आप नहीं कह सकते कि
एरर टर्म आप पहले से निकालेंगे या दूसरे से, आपको दोनों से निकाल के जो पीछे टेस्ट बताया है डेल्टा ई टी इक्वल टू गामा ई टी माइनस 1 प्लस रो टी, उसमें रखना पड़ेगा बेटा। तो एरर टर्म आप कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 से निकालेंगे या इक्वेशन 2 से निकालेंगे, ये पहले से बताना मुश्किल है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको दोनों मेथड से निकालना पड़ेगा और फिर आपको नल हाइपोथेसिस चेक करने पड़ेगी। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अगर गामा 0 है यानी कैलकुलेटेड टेबुलेटेड से कम है तो सीरीज को इंटीग्रेटेड नहीं है। टेबुलेटेड वैल्यू यहाँ टॉय की ली गई हैं, ये क्रिटिकल वैल्यूज हैं जो मैकिनॉन की हैं को इंटीग्रेशन टेस्ट के लिए। यूनिट रूट टेस्ट अलग है बेटा, नाम दोनों का एक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे को इंटीग्रेशन टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, उसकी क्रिटिकल वैल्यूज वो अपेंडिक्स 3-4 में दे रखी है, आप उसे देखिएगा। और उसी तरह से अगर गामा 0 के बराबर नहीं है, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से अधिक है, तो को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है। और ये तो सिंपल टेस्ट था, और जैसे वहां पे आपने ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट पढ़ा, वैसे यहाँ पे ऑगमेंटेड एंजल ग्रेंगर टेस्ट है, ऑगमेंटेड एंजल ग्रेंगर टेस्ट। इसके भी स्टेप्स यहाँ लिख रखे हैं। पहले एरर टर्म निकाल लीजिए और फिर लेफ्ट हैंड साइड पे तो रिग्रेशन एरर टर्म का डिफरेंस है, राइट हैंड साइड में एरर टर्म का लैग है एक पीरियड का, और यहाँ पे आपको एरर टर्म की सीरीज को डिफरेंस करना पड़ेगा। एक बार डिफरेंस करके देख सकते हैं, 2 बार करके देख सकते हैं। ज्यादातर केसेस में आपको फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर पे आपको मिल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ लेंथ ऑफ लैग कितनी होगी एरर टर्म की, इसके लिए कहना मुश्किल है। ये आप ट्रायल एरर मेथड से देख सकते हैं या एकाइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया से देख सकते हैं। तो अगर एनुअल डाटा है तो बहुत ज्यादा लैग आप मत लें, 1 या 2 पीरियड के लैग पे आपका काम चल सकता है। और ऑगमेंटेड डिकी फुलर के लिए भी फिर आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ जो आप फाई की वैल्यू निकाल रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस है। ये जो कोफिशिएंट है ET-1 का, ये अगर सिग्निफिकेंट है तो उस केस में आप फिर अपना ये कह सकते हैं कि जो ये कोफिशिएंट है, यहाँ कोफिशिएंट मैंने फाई ले रखा है और इस कोफिशिएंट को आप चेक कर सकते हैं। और अगर ये कोफिशिएंट की वैल्यू सिग्निफिकेंट है यानी जो आप इस कोफिशिएंट के लिए जो आप टॉय वैल्यू निकाल रहे हैं, टॉय वैल्यू आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड एरर अपॉन वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट है, और वो वैल्यू अगर सिग्निफिकेंट है यानी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से अधिक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो एंजल ग्रेंगर टेस्ट है यानी जो सीरीज है वो को इंटीग्रेटेड नहीं है। और अगर वो वैल्यू कम है तो हम ये कह सकते हैं टॉय की वैल्यू जो कैलकुलेट की है और जो टेबुलेटेड है, कैलकुलेटेड वैल्यू कम है टेबुलेटेड से, तब हम ये कहेंगे सीरीज को इंटीग्रेटेड नहीं है, और अगर अधिक है तो हम कहेंगे सीरीज को इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पे मेन है फाई, और ये फाई का आपको क्रिटिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे वहाँ टी वैल्यू निकालते थे, टी का फार्मूला आपको पता है, जो फाई कोफिशिएंट की वैल्यू है फाई की अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ फाई, मेथड वही है, बस यहाँ पे टॉय इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता। टी में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल था तो वहाँ टी टेस्ट यूज करते थे, यहाँ थोड़ा हमने फर्क कर दिया, टॉय टेस्ट यूज कर दिया।
और इसके बाद अगर को इंटीग्रेटेड सीरीज है, ये लास्ट पॉइंट है, 7th पॉइंट है, तो आप एस्टिमेशन कैसे करेंगे, हाउ टू एस्टिमेट द सीरीज। तो एस्टिमेशन में काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और हमने उसे चार अलग अलग स्टेप्स में बांट दिया सिंप्लिसिटी के लिए। तो चारों स्टेप्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एस्टिमेशन इज डन इन 4 स्टेप्स। सबसे पहला क्या है, आप OLS अप्लाई कर दीजिए, y इक्वल टू अल्फा कैप प्लस बीटा कैप x प्लस यू, और OLS मेथड से अल्फा कैप बीटा कैप का मान निकाल लीजिए और एरर टर्म u को निकाल लीजिए। उसके बाद स्टेप 2 में आप जो y वेरिएबल है इसका डिफरेंस ले लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म के साथ साथ यहाँ पे एक जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके डिफरेंस का एक पीरियड का लैग है, 2 पीरियड का लैग है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के डिफरेंस का एक पीरियड का लैग है और 2 पीरियड का लैग है। रो ut -1 यहाँ चला गया है, यानी जो एरर टर्म आपने निकाले हैं उसमें भी एक पीरियड का लैग लेना पड़ेगा। जब आप एक पीरियड का लैग लेंगे तो नीचे से एक वैल्यू आपको छोड़नी पड़ सकती है, और एप्सिलॉन t ये एरर टर्म है। तो ये इसमें आप रिग्रेशन रन करेंगे। यहाँ पे लैग 2 पीरियड का लिया हुआ है राइट हैंड साइड में, आप एक एक पीरियड का लेके चलिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक पीरियड का लैग पर्याप्त है या नहीं, कि 2 का लें या 3 का लें। उसको जज करने का तरीका ये है, यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में मैंने वही पीछे वाली इक्वेशन को सबसे पहले लिखा हुआ है। यहाँ जो ut-1 है इसका कोफिशिएंट रो हमने लिखा हुआ है, ये कोफिशिएंट नेगेटिव आना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए और नेगेटिव। अगर नेगेटिव और सिग्निफिकेंट नहीं है तो इसका मतलब है अभी ये मॉडल पर्याप्त नहीं है आपके लिए, आपको और लैग लेने पड़ेंगे। तो बेस्ट ये है कि आपको ये देखना है कि अगर को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है दोनों x और y में, तो रो की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए और सिग्निफिकेंट आनी चाहिए, और नहीं आ रही तो या तो को इंटीग्रेशन नहीं है और या आपने कहीं पे गलती कर रखी है। तो ये इसका एक चेक है, ut-1 का जो कोफिशिएंट है शुड बी नेगेटिव एंड सिग्निफिकेंट। अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो को इंटीग्रेशन वीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रो है जो ut-1 का कोफिशिएंट है, ये कोई ऑटो कोरिलेशन नहीं है, केवल ut-1 का कोफिशिएंट है, और इसकी वैल्यू आपको बताएगी कि को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, और एग्जिस्ट कर रहा है तो कितना इफेक्टिव है। दूसरी बात ये कि ये जो इक्वेशन आपने यहाँ एस्टिमेट की है इसको एरर करेक्शन मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ECM लिखा, एरर करेक्शन मॉडल, और ut-1 को एरर करेक्शन टर्म बोलते हैं। ये जो ut-1 है वी कॉल इट एज एरर करेक्शन टर्म, और ये पूरी इक्वेशन को हम लोग एरर करेक्शन मॉडल बोलते हैं। एरर करेक्शन मॉडल आपको ये बताता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि रो की वैल्यू नेगेटिव है, -0.6 है, तो ये बताता है कि शॉर्ट रन में से जब हम लॉन्ग रन की तरफ जाते हैं तो 60% ऑफ द एरर आर बीइंग करेक्टेड इन
as we move from one period to another period. तो as we move from short run to long run, तो हम शॉर्ट रन से जब लॉन्ग रन पे जाते हैं तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द एरर इन ईच पीरियड इज रिमूव्ड एंड वी मूव टुवर्ड्स द लॉन्ग रन स्टेबल इक्विलिब्रियम पाथ. तो जो एरर करेक्शन मॉडल है ये शॉर्ट रन में जो चेंजेस हैं या डायनामिक्स ऑफ शॉर्ट रन को एक्सप्लेन करता है. तो एरर करेक्शन मॉडल बेसिकली एक्सप्लेन्स द डायनामिक्स of the short run co-integration model. और वो डायनामिक्स का मतलब है कि अगर रो मान लीजिए -0.6 है, माइनस आना चाहिए, तो ये बताता है कि as we move from one period to another period in the long run 60% of the error are being eliminated. यानी सीरीज जो है it becomes closer and closer towards the long run equilibrium path. तो ये एरर करेक्शन मॉडल है. इट एक्सप्लेन द शॉर्ट रन डायनामिक्स ऑफ द मॉडल, शॉर्ट रन डायनामिक्स. और असली इक्वेशन यही है. बगैर इस इक्वेशन के एस्टिमेट के काम नहीं चलेगा. और इस इक्वेशन में ut-1 का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव आना चाहिए और सिग्निफिकेंट आना चाहिए. स्टेप 3 है. स्टेप 3 में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने लास्ट इक्वेशन निकाली थी स्टेप 2 में, उसका एरर टर्म है. यहाँ पे ये एरर टर्म है. ये कांस्टेंट है, ए कैप नया कांस्टेंट है, बी कैप नया कांस्टेंट है. और ये जो माइनस वैल्यू रो की आई थी वहाँ ut-1 का जो कोफिशिएंट था वो लिया है और x की एक पीरियड का लैग है उससे मल्टीप्लाई किया. और BT एक दूसरा एरर टर्म है BT. इस इक्वेशन को हम एस्टिमेट करते हैं. तो एक बार शॉर्ट में आपको फिर बता दें ये जो स्टेप्स है. पहले स्टेप में आप सिंपल OLS मेथड लगाते हैं yt इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा xt प्लस ut में, और वहां पर आप ut एरर टर्म निकाल लेते हैं. उसके बाद स्टेप 2 में एरर करेक्शन मॉडल निकालते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा yt है, राइट हैंड साइड में डेल्टा yt का एक पीरियड का लैग है, 2 पीरियड का लैग हो सकता है. xt का एक पीरियड का लैग है डेल्टा का और 2 पीरियड का लैग हो सकता है. तो लैग एक एक करके बढ़ाइएगा. और जहां पे जो ut का कोफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंट और नेगेटिव हो, ये समझिएगा मॉडल आपका ठीक फिट है. आप लैग बढ़ा के चेक कर सकते हैं. अगर वो मॉडल कोफिशिएंट कम हो रहा है तो लैग बढ़ाने की जरूरत नहीं है. तो वो रो जब आपने एस्टिमेट कर लिया वहां पे, और वहां पे जो एरर टर्म निकला साथ में एरर करेक्शन मॉडल में, वो एरर टर्म यहाँ लेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल. एक कैप नया कांस्टेंट है, बी कैप नया कांस्टेंट है, xt-1 x सीरीज का एक पीरियड का लैग है. और नीचे से आप डाटा थोड़ा x का छोड़ना पड़ सकता है एक आध, तो वो आप छोड़ दीजिएगा. और ये माइनस वहां पे वैल्यू आई थी वो एज इट इज रखी गई है. और यहाँ माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. लेकिन आपको दिखाना है मुझे कि वो माइनस साइन है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस डबल लगा दिया, ये प्लस हो जाएगा. और इस इक्वेशन को अब आप एस्टिमेट कर सकते हैं. यानी यू आर रिग्रेसिंग द एरर टर्म ऑफ द लास्ट इक्वेशन ऑन 1 पीरियड लैग ऑफ xt. और a कैप b कैप निकाल सकते हैं. और ये देख लीजिएगा a कैप b कैप अगर सिग्निफिकेंट हैं तो इसका मतलब है कि yt और xt की रिलेशनशिप भी सिग्निफिकेंट है. और अगर a कैप और b कैप सिग्निफिकेंट नहीं है तो yt और xt की रिलेशनशिप भी सिग्निफिकेंट नहीं है. तो बहुत जरूरी है यहाँ पर सिग्निफिकेंट टेस्ट करना a कैप b कैप की, और वो सिग्निफिकेंस नॉर्मल t वैल्यूज से आप कर सकते हैं जो किताबों में पीछे दी हुई है t वैल्यूज.
5% पे आप उसे देख सकते हैं। यहाँ टॉय की जरूरत नहीं है, मैकिनॉन की जरूरत नहीं, जो सिंपल टी वैल्यूज बुक्स में दी है वो आप चेक कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप में ये फाइनल वैल्यूज एल, यानी जो आपके पैरामीटर्स हैं को इंटीग्रेशन के, उसकी फाइनल वैल्यूज क्या आएंगे। ऊपर बीटा कैप के ऊपर एक लाइन बनाई हुई है मैंने, थोड़ी सी जिगजैग है, हल्की सी मुड़ी हुई लाइन। वो बीटा कैप जो आपने पहले एस्टिमेट किया था फर्स्ट स्टेप में ओएलएस मेथड से, वो है, प्लस बी कैप जो यहाँ एस्टिमेट किया आपने भी। इन दोनों को जोड़ के आपकी फाइनल पैरामीटर की वैल्यू आएगी। और इसी तरह से ये अल्फा के ऊपर भी हल्की सी जिगजैग लाइन है, ये फाइनल वैल्यू है पैरामीटर अल्फा की, अल्फा कैप प्लस ए कैप। ए कैप आपने पीछे निकाली, अल्फा कैप स्टेप 1 में निकली। और मैंने बताया कि जो फाइनल पैरामीटर्स की वैल्यू है ये तभी सिग्निफिकेंट होगी अगर ए कैप बी कैप सिग्निफिकेंट। तो स्टेप 4 हमें ये करना है। और इसी बात को मैंने यहाँ नोट में भी लिखा, ए कैप बी कैप अगर सिग्निफिकेंट है तो फाइनल वैल्यूज भी पैरामीटर की सिग्निफिकेंट होंगे। ये लास्ट स्टेप है। ये 4 स्टेप प्रोसीजर एंजल यू ने एक्सप्लेन किया था, उसी स्टेप प्रोसीजर को मैंने यहाँ रखा है आपके आगे। और लास्ट में वो नोट है अपेंडिक्स को लेके कि ये मैंने नोट इसलिए लिखा है कि अगर आप अलग अलग किताबें पढ़ेंगे तो कहीं एंजल ग्रेंगर की कोई वैल्यू मिलेगी, कहीं कोई वैल्यू, क्योंकि किताबों ने बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं किया है, उन्हें जो वैल्यूज मिली उससे अपना काम चला लिया है। लेकिन आप इकोनोमेट्रिक्स के स्टूडेंट हैं, आपकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू वास्तव में एंजल ग्रेंगर की है, कौन सी वैल्यू एंजल यू की है और मैकिनॉन क्रिटिकल है। ये सारी वैल्यूज अलग अलग बुक्स में एंजल ग्रेंगर से नाम से कई लोग दे देते हैं और कई लोग डिस्टिंक्शन थोड़ा करते हैं। मैंने यहाँ आपकी क्लैरिटी के लिए अपेंडिक्स में रखा है और आप देख सकते हैं ये पहला अपेंडिक्स है। यहाँ पे 3 रो हैं, पहले में DW की वैल्यू दी हुई है, डर्बिन वाटसन स्टैटिस्टिक जो आपने, क्योंकि मैंने बताया था 2 टेस्ट हैं, एक डर्बिन वाटसन को इंटीग्रेशन रिग्रेशन टेस्ट। तो जो आप कैलकुलेट करेंगे वहां पे डी की वैल्यू और उसको इससे कंपेयर करेंगे, 1% है, 5 और 10। यहाँ पे 10% तक हम ले सकते हैं, ज्यादातर हमने रिग्रेशन मॉडल में 5 लिया है। आप 5 पे भी सिग्निफिकेंस टेस्ट कर सकते हैं और 10 पे भी कर सकते हैं। और सेकेंड रो में ये भी एंजल ग्रेंगर वैल्यूज हैं, यहाँ पे हमने लिखा डिकी फुलर टाइप ऑफ टेस्ट। तो उसमें 1%, 5 और 10% पे क्या वैल्यूज हैं वो यहाँ दे रखी हैं। ये एंजल ग्रेंगर क्रिटिकल वैल्यूज कहलाती हैं, लेकिन एंजल ग्रेंगर ने इसको लिखा है कि ये डिकी फुलर वैल्यूज हैं फॉर को इंटीग्रेशन टेस्ट, लेकिन ये एंजल ग्रेंगर ने निकालनी है इसलिए इन्हें एंजल ग्रेंगर वैल्यूज कह सकते हैं। और ये जो थर्ड वाला केस है, यहाँ पे ऑगमेंटेड डिकी फुलर टाइप ऑफ टेस्ट जब लेंगे, यानी ऑगमेंटेड एंजल ग्रेंगर टेस्ट जब आप लेंगे, ये सिंपल एंजल ग्रेंगर टेस्ट के लिए है, ये ऑगमेंटेड एंजल ग्रेंगर टेस्ट के लिए। तो ये अपेंडिक्स 1 है। अपेंडिक्स 2 में एंजल यू की वैल्यूज हैं, क्रिटिकल वैल्यूज जो उन्होंने एस्टिमेट की हुई हैं वो मैंने दे रखी हैं, क्योंकक्योंकि एंजल ग्रेंगर की जो ओरिजिनल वैल्यूज थी वो केवल 100 ऑब्जर्वेशंस के लिए थी। एंजल यू ने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा दी, 50, 100, 200 सबके लिए अलग अलग है। के जो है यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, अगर y और x 2 वेरिएबल हैं तो ये हैं
और अगर 3 वेरिएबल हैं, एक y है, 2 x1 x2 हैं, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ रहे हैं तो क्रिटिकल वैल्यूज उस हिसाब से बदल रही हैं। तो 3 अलग अलग सैंपल साइज के लिए इन्होंने निकाली, 50, 100 और 200। उसके बाद अपेंडिक्स 3 में देखे ध्यान से, ये मैकिनॉन क्रिटिकल वैल्यूज दी हुई हैं। ये जो अपेंडिक्स 3 है ये यूनिट रूट टेस्ट के लिए है, और वो यूनिट रूट टेस्ट जो कल आपको बताया था यूनिवेरिएट, ये को इंटीग्रेशन वाला नहीं है। मैंने ऊपर लिखा है मैकिनॉन क्रिटिकल वैल्यूज फॉर यूनिट रूट टेस्ट। 91 और 2010 में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, बस फर्क इतना है कि जो 2010 में उन्होंने निकाला है क्रिटिकल वैल्यूज, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि बहुत लार्ज सैंपल डाटा लिया हुआ है, बहुत लार्ज रेप्लिकेशन ले रखी है। यानी जो सरफेस रिग्रेशन उन्होंने जो रिस्पॉन्स सरफेस रिग्रेशन रन किया है, उसके कई सारे रेप्लिकेशंस लिए हैं और फिर उसमें से उन्होंने जो बेस्ट है उसको छांटा है। तो रिस्पॉन्स सरफेस रिग्रेशन से इक्वेशन आपको ओरिजिनल उसमें मिल जाएगी, जो मैकिनॉन क्रिटिकल वैल्यूज का आपको टेबल है या जो रेफरेंस मैंने दे रखा उसमें ओरिजिनल रिस्पॉन्स सरफेस रिग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। 1991 में जो रिस्पॉन्स सरफेस रिग्रेशन है वो क्वाड्रेटिक है, और 2010 में जो रिस्पॉन्स सरफेस रिग्रेशन है वो क्यूबिक है। ये थोड़ा सा फर्क है। वो रिस्पॉन्स सरफेस रिग्रेशन की इक्वेशन से आप किसी भी सैंपल साइज के लिए इक्वेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। आप देखेंगे उस आर्टिकल पे जाकर तो आपको पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं। यहाँ मैंने एसिम्प्टोटिक क्रिटिकल वैल्यूज दी हुई हैं। एसिम्प्टोटिक मतलब कि अगर आपका सैंपल साइज जो है इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, बहुत लार्ज सैंपल डाटा है, तो फिर हम एसिम्प्टोटिक क्रिटिकल वैल्यूज जो मैकिनॉन ने निकाली वो मैंने दे रखी है यहाँ पे। ये यूनिट रूट टेस्ट के लिए, यानी जब आप यूनिवेरिएट सीरीज पे यूनिट टेस्ट लगाएंगे। और ये अपेंडिक्स 4 है, ये यूनिट रूट टेस्ट जब आपको इंटीग्रेशन पे रन कर रहे हैं। यानी कई जगह मैंने यूनिट रूट टेस्ट यहाँ लिखा, कई जगह एंजल ग्रेंगर टेस्ट है। तो एंजल ग्रेंगर बोल लीजिए, यूनिट रूट बोल लीजिए, एक ही है। एंजल ग्रेंगर इसलिए कहा है कि पिछले वाले यूनिट रूट से उसे डिफरेंशिएट कर सकते, लेकिन है वो यूनिट रूट टेस्ट बेसिकली। और आप क्या है, एंजल ग्रेंगर टेस्ट बोल लीजिए या यूनिट रूट टेस्ट बोल लीजिए, एक ही चीज है। और यहाँ पे 91 की वैल्यूज और 2010 की वैल्यूज कंपेयर की, आप चाहे तो 2010 की ले सकते हैं। बहुत ऑथेंटिक फिगर्स हैं ये। और यहाँ पे केवल दो लिए हैं, कांस्टेंट और ट्रेंड। यानी जो एरर टर्म आप निकाल रहे हैं वो खाली कांस्टेंट को लेके निकाला या कांस्टेंट प्लस ट्रेंड को लेके निकाला। तो चाहे आप डिकी फुलर लगाएं, चाहे ऑगमेंटेड डिकी फुलर टाइप टेस्ट लगाएं, यानी एंजल ग्रेंगर टेस्ट लगाएं या ऑगमेंटेड एंजल ग्रेंगर टेस्ट लगाएं, दोनों के लिए मैकिनॉन क्रिटिकल वैल्यूज काम करेंगे। तो तमाम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हालांकि वो 91 की वैल्यूज ले रहे हैं, 91 से ज़्यादा बेटर वैल्यूज 2010 की हैं। बहुत लेकिन फ़र्क ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक में जो रिस्पॉन्स सरफेस रिग्रेशन है उसका ट्रेंड जो है वो क्वाड्रेटिक है, और एक में जो रिस्पॉन्स सरफेस रिग्रेशन है उसका ट्रेंड क्यूबिक है। बस इतना ही फ़र्क है मामूली। ये जो अपेंडिक्स भी मैंने आपको दिया है यहाँ पे, वो रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, और इसका मेन टेक्स्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये टेबल्स आपको कुछ किताबों में मिल सकती हैं। तो यहाँ पे लास्ट में जो कंक्लूड करना चाहेंगे, सम अप करना चाहेंगे आपसे हम, और वो सम अप में सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि को इंटीग्रेशन ग्रेंगर ने सबसे पहले ओरिजिनेट किया कंसेप्ट ऑफ को इंटीग्रेशन, और बाद में उसे एंजल ग्रेंगर ने आगे बढ़ाया, एंजल यू ने, फिलिप सोलियारिस ने, और मैकिनॉन ने, और सबसे लास्ट में जॉनसन ने। तो ये इंट्रोडक्शन में बताया। फिर आपको मैंने बताया कि कंसेप्ट ऑफ
को इंटीग्रेशन क्या है कि YT XT नॉन स्टेशनरी है लेकिन उनका लीनियर कॉम्बिनेशन स्टेशनरी हो सकता है, यानी सीरीज एक दूसरे से ज्यादा ड्रिफ्ट नहीं करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट पे हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है कि UT इक्वल टू YT माइनस अल्फा माइनस बीटा XT, और अगर ये जब आप इस तरह से मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं तो YT का जो स्टोकेस्टिक ट्रेंड है एरर टर्म और XT का एरर टर्म कैंसिल आउट हो जाता है कई बार। तो अगर ये स्थिति आती है तो हम ये कहेंगे YT XT जो है, जो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये स्टेशनरी है। इंडिविजुअली ये नॉन स्टेशनरी है बट देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज स्टेशनरी बिकॉज देयर रैंडम इफेक्ट ऑफ रैंडम कंपोनेंट कैंसल्स आउट। और उसके बाद हमने आपको जो पॉइंट दिया है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद टेस्ट फॉर को इंटीग्रेशन, फोर्थ पॉइंट, दो टेस्ट बताए हैं, डार्विन वाटसन को इंटीग्रेटिंग रिग्रेशन टेस्ट और दूसरा है एंजल ग्रेंगर को इंटीग्रेशन टेस्ट। एंजल ग्रेंगर को इंटीग्रेशन टेस्ट को हम यूनिट रूट टेस्ट भी कहते हैं। तो खाली डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूनिट रूट टेस्ट आपने वहां भी पढ़ा है यूनिवेरिएट में और यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो कई जगह मैंने एंजल ग्रेंगर लिखा, कई जगह यूनिट है, लेकिन उसका अर्थ एक ही है। और फर्क यह है कि जो एंजल ग्रेंगर या जो यूनिट रूट टेस्ट हम यहाँ एंजल ग्रेंगर या को इंटीग्रेशन में लगाते हैं वो हम रेसिडुअल्स पे लगाते हैं, और यूनिवेरिएट में हम YT सीरीज पर लगाते हैं, डेल्टा YT पे। ये बहुत बड़ा फर्क है, और इस फर्क की वजह से जो क्रिटिकल वैल्यूज है मैकेनॉन की, क्योंकि वही स्टैंडर्ड क्रिटिकल वैल्यूज मानी गई, यूनिट रूट की अलग है और को इंटीग्रेशन टेस्ट की अलग है। वो क्रिटिकल वैल्यूज मैंने यहाँ अपेंडिक्स 4 में आपको दी हुई है। और लास्ट में इन दोनों टेस्ट के बाद जो लास्ट पॉइंट है एस्टिमेशन का है कि हम कैसे मॉडल को एस्टिमेट करेंगे। उसमें 4 स्टेप आपको बताए हैं। पहले स्टेप में OLS मेथड आप लगाएंगे, दूसरे में एरर करेक्शन मॉडल बनाएंगे, और तीसरे स्टेप में जो एरर करेक्शन टर्म में जो एरर टर्म आपका आया है उसको हम रिग्रेस करेंगे XT-1 में, और फोर्थ स्टेप में हम जो फाइनल वैल्यूज पैरामीटर के निकालेंगे, और वो फाइनल वैल्यूज जो हैं जो बीटा कैप की वैल्यूज आई हैं और जो A कैप आया है थर्ड स्टेप में, B कैप, बीटा कैप प्लस B कैप, वो फाइनल बीटा की वैल्यू आएगी, और अल्फा कैप की फाइनल वैल्यू आएगी, सॉरी अल्फा पैरामीटर की फाइनल वैल्यू आएगी अल्फा कैप प्लस A कैप, और A कैप और B कैप अगर थर्ड स्टेप में सिग्निफिकेंट है तो फाइनल वैल्यूज भी सिग्निफिकेंट होंगी। ये 4 स्टेप प्रोसीजर है, एंजल यू ने दिया था, उसको मैंने डिस्कस किया आपसे। और लास्ट में फिर अपेंडिक्स की कुछ टेबल्स हैं वो आपको बताई हैं। बहुत सारी टेबल्स हैं, लेकिन केवल आप मैकेनॉन क्रिटिकल वैल्यूज को इंटीग्रेशन टेस्ट की जो अपेंडिक्स 4 में टेबल है उसे यूज कीजिएगा। चाहे आप 91 की वैल्यू ले लीजिए, चाहे 2010 की ले लीजिए, कोई एक वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं। और फिर लास्ट में सजेस्टेड रीडिंग्स मैंने दी हुई हैं, और ये किताबें मुझे ठीक लगी तो मैंने आपके लिए भी रखी हैं, आपको टाइम लगे तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ किताबें हैं और कुछ आर्टिकल्स हैं, क्योंकि 2010 की वैल्यूज अभी बहुत से बुक्स में नहीं है, या हो सकता कहीं भी ना मिले, और ये पेपर का नाम मैंने दिया हुआ उस वहाँ पे ये वैल्यूज थी। और बाकी आप इन किताबों में पहली किताब है मडाला और इन मुकिम की, ये भी बहुत अच्छी किताब है। जॉनस्टन की किताब आपको मैंने बताई रखी है पहले, गुजराती की किताब है। बाकी आर्टिकल्स हैं, आप रेफरेंस के लिए उन्हें देखना चाहें देख सकते हैं। तो ये टोटल को इंटीग्रेशन पे है।
क्योंकि आपसे वादा था कि ये मैं जल्दी लेक्चर दूंगा, इसलिए मुझे वादा निभाना था। जो वादा आज मैंने पूरा अपना कर दिया और आपका कोर्स भी इसी के साथ मैंने पूरा कर दिया है। बहुत ध्यान से आपको ये लेक्चर सुनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से नए कंसेप्ट हैं, आपके लिए भी पहली बार हैं और मेरे लिए भी आपको बताने का पहली बार मौका मिला है। तो कहाँ तक मैं सक्सेसफुल रहा हूँ मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक एक स्लाइड पहले आप लेक्चर दो एक बार सुनिएगा, फिर स्लाइड पे जो चीज़ लिखी है उससे कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा और आपको समझ में आएगा। पॉइंट वाइज मैंने बना दिया है। जो डायग्राम मैं बनाता हूँ उसको आप रफ बना सकते हैं या उसे छोड़ सकते हैं। अपेंडिक्स के टेबल आप छोड़ सकते हैं क्योंकि वो रेफरेंस के लिए हैं। तो डायग्राम भी रेफरेंस पर्पस के लिए है। आप रफ हैंड से डायग्राम बनाना चाहें तो थोड़ा बना सकते हैं, नहीं तो जाने दीजिए। और अपेंडिक्स भी आपका रेफरेंस के लिए है, वो आप नोट्स में मत डालिएगा। और एक 0.5 बताया, वो भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन वो अवेयरनेस के लिए है केवल। तो अगर आप इतनी चीजें हटाएंगे तो आपका 7.6 में रह जाएगा और आपकी 10-12 स्लाइड इसमें से कम हो जाएंगे। तो लेक्चर लोड आपका कम हो जाएगा उस सेंस में। लेकिन एक टीचर होने के नाते मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सही जानकारी और पूरी जानकारी दें, क्योंकि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम अराइज होती है, तो वो नहीं चाहता ये हो। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके आगे सारे साक्ष्य प्रस्तुत करूं और आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन को रिलेट। आप आराम से सुनिएगा, आराम से फिर फीडबैक दीजिएगा। लेक्चर सुन के पहले समझिएगा, आपको अब थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और आप में पोटेंशियल है। अभी आप पढ़ सकते हैं 14 घंटे 15 घंटे, आप में पढ़ने की क्षमता है, बहुत यंग ब्लड है। हम इस उम्र में जब मेहनत कर रहे हैं और आज आपके लिए सुबह 4 बजे मैं उठा हूँ, क्योंकि 4 बजे अगर मैं शुरू करूँगा तो हो सकता है ये लेक्चर अपलोड करने तक 9 या 10 बज सकता है। तो पूरा प्रोसेस 5-6 घंटे का कोई मामूली काम नहीं है ये। और चूंकि ये कंक्लूडिंग लेक्चर है, इसलिए मैंने आपको बताया है कि कितनी जटिलता है इस प्रोसेस में। और इस टेक्नोलॉजी में मेरे साथ देने के लिए भी कोई नहीं, मैं अकेला इस टेक्नोलॉजी से जुड़ रहा हूँ आपके लिए। लेकिन आप स्टूडेंट्स हैं और मेरा एक कर्तव्य है टीचर होने का, तो वो निभाना बहुत ज़रूरी है। मुश्किलों से इंसान को नहीं डरना चाहिए और मुश्किलें ही आदमी को राह दिखाती हैं, ये मेरा अपना मानना है। तो कभी घबराइएगा नहीं अगर आपके मार्क्स कम रह जाएं, क्योंकि ये मुश्किल दौर में आप ज़्यादा मेहनत करने की सोच सकते हैं। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएं तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, आप मेहनत कम करेंगे। तो कई बार जो है डिस्गाइज वो भी एक ब्लेसिंग का काम करते हैं। घबराइए मत। वो बात है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि आप खुद ही को इतना बुलंद कीजिए कि भगवान आपसे पूछे कि आपकी क्या मर्जी है। और वो तभी पूछेगा जब आप मेहनत करेंगे। मेहनत कभी रायगा या बेकार नहीं जाती, हमेशा सफल होती है। इसलिए विश्वास कीजिएगा मेहनत पे, और ईश्वर भी आपकी मेहनत को देखता है, उसको रिवार्ड देगा। लेकिन आपके काम में बेटे सिंसियरिटी हो, सिंसियरिटी हो और साथ में रेगुलरिटी हो, क्योंकि छुट्टियों में कैजुअल अप्रोच नहीं अपनाइएगा। आप लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई जगह हमारे राहत इंदौरी जी जो हैं शायर, वो ये कहते हैं कि आप लोग तुरंत दाद देने लगते हैं। तुरंत दाद देने की जरूरत नहीं है, पहले शेर सुनिए, समझिए और फिर दाद दीजिए। हालांकि अगर इंसान इतना करेगा तो टाइम ही निकल जाएगा सारा, इसलिए इंसान जल्दी दाद देने की कोशिश करता है, वो चाहे थोड़ा ही समझ ले। तो खैर ये लेक्चर है, लेक्चर सीरीज का कंक्लूडिंग पार्ट है एडवांस इकोनोमेट्रिक मेथड्स के स्टूडेंट के लिए। आपको जो यूनिट 1 है उसमें मैंने GLS मॉडल आपको कराया हुआ है
और साथ ही आपको मैंने ऑटो रिग्रेसिव सीरीज के बारे में बताया था कि अगर ऑटो रिग्रेसिव सीरीज है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एजम्पशन है ऑटो कोवेरियंस का, वो एजम्पशन वहाँ पे ऑटो कोवेरियंस का होल्ड नहीं करता है। और क्या हम OLS मेथड लगा सकते हैं कि नहीं, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर सीरीज स्टेशनरी है और U आइडेंटिकली इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन जीरो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के साथ, तो हम OLS लगा सकते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है वहाँ पे आपको बताई थी, यूनिट 1 का पार्ट है। यूनिट 2 में संजीव सर ने आपको पढ़ाया होगा। यूनिट 3 में आपको काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है। यूनिट 2 टेस्ट के बारे में बताया था, और उसके बाद कल जो लेक्चर लिया यूनिवेरिएट मॉडल के बारे में बताया, टाइम सीरीज मॉडलिंग। आज को इंटीग्रेशन के बारे में आपको बताया, और तमाम जो डिटेल्स आपको बताए, रेफरेंसेस आपको बताए। और इसके बाद यूनिट 4 में जो आपको हम पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल और आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम आपको पढ़ाई है, उसमें इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड बताया है, साइमल्टेनियस बायस क्या है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, रैंक ऑर्डर कंडीशन क्या, और तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मैंने बताई हुई हैं। उन सबको आप पढ़िएगा, और ये 4 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं 9451388135, 9451388135 पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बाकी अपना फीडबैक दीजिएगा। लेक्चर सुनने के बाद आप आराम से दे सकते हैं। आपके पास वर्कलोड थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन ऐसी कोई मुश्किल घड़ी नहीं है। आपके पास सामान है पढ़ने को, आप पढ़िए, समझिए, और फिर बताइए। अपना नोट्स बनाइएगा। हाथ पे लिखे हुए, आपका अपने हाथ से लिखा हुआ लेक्चर ही फाइनल होगा। और बहुत ध्यान से स्लाइड को और जो मैं बोल रहा हूँ इसको कोरिलेट कर लिएगा। अगर आप कोरिलेट करेंगे इसको ढंग से, तो आपका लेक्चर अच्छा तैयार होगा। और उसके लिए थोड़ा आपको जल्दी उठना पड़ेगा कुछ दिन, और देर में सोना पड़ेगा, लेकिन आप समझ जाएंगे। आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। फिर भी कोई बात रह जाए, आप फोन करके पूछेगा, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि बहुत सी बातें हम वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, वही एक जरिया है। बाकी हमारी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। और जो काम मैंने शुरू किया था, अभी 7 बजने को है, और अपलोड करने में भी मुझे 1-2 घंटा लगेगा इसे। तो मेरे ख्याल से गुड बाय, गुड लक, गुड विशेस, और पढ़ते रहिए, प्लीज पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।